हेलो एवरीवन, माय नेम इज शादान सैफी। तो आज का हमारा टॉपिक है अगस्त कॉम्टे। हम एक्स्ट्रा थिंकर्स को कवर कर रहे हैं। जो 26 थिंकर्स जो यूनिट फर्स्ट में है, उनसे अलावा जो बाकी बचे हुए थिंकर्स हैं वो इस यूनिट में कवर होंगे, जिसको मैंने नाम दिया है यूनिट ओ। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे ऑथर है इस सीरीज में अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ पर देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले किसी भी अगर आपको सोशोलॉजिकल ऑथर या थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ना है तो उसकी लाइफ और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी जब आप एग्जाम्स दोगे, स्पेशली जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स होते हैं वेरियस स्टेट्स के, तो वहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक। और उनका कॉन्टेक्स्ट इसलिए पता होना चाहिए, उनकी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट आपको, क्योंकि जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो ऑब्वियसली जो उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होंगे। इसलिए अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो आप उन थ्योरिस्ट के आइडियाज़ को बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाओगे। तो अगस्त कॉम्टे के बारे में हम देखते हैं। तो वो बॉर्न हुए थे 1798 में। ठीक है। फ्रांस के अंदर एक मिडिल क्लास कैथोलिक रॉयलिस्ट पेरेंट के यहाँ पर, यानी कि ये जो कैथोलिक है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि कैसे उनके कैथोलिक जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से उनकी सोशोलॉजिकल थ्योरी पर क्या असर पड़ा था। ठीक है। अब देखो वहाँ पर वो इकोल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उन्होंने 1814 में, मगर वो एक्सपेल कर दिए गए थे क्योंकि उनके रिबेलियसनेस एटीट्यूड की वजह से, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ की वजह से। ठीक है। तो उन्होंने एक डिग्री कंप्लीट नहीं की थी। और उसकी वजह से उस एक्सपल्जन की वजह से उनके एकेडमिक कैरियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था और उन्होंने कभी डिग्री भी रिसीव नहीं की। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसी वक्त पर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है हमें। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सोसाइटी में डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था, तो अगस्त कॉम्टे उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो समझना चाहते थे कि डिसऑर्डर क्यों क्रिएट हुआ है और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो वो एक तरह से ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते थे और सोसाइटल प्रोग्रेस कराना चाहते थे कि सोसाइटी में प्रोग्रेस होनी चाहिए, या फिर कि पास्ट में सोसाइटी में कैसे प्रोग्रेस हुई है जो हम प्रेजेंट स्टेट तक पहुंचे हैं, और फ्यूचर में कैसे प्रोग्रेस होगी सोसाइटीज की। ठीक है। अब देखो वो जो थे ना अगस्त कॉम्टे, वो कंजर्वेटिज्म आइडिया से ज़्यादा मुतासिर थे, जैसे कि डिमेस्tre या फिर कॉन्डोरसेट के आइडियाज से। बोनाल्ड और डिमेस्tre ये दो थ्योरिस्ट थे अलग अलग, जो कहते थे कि हमें अब ये जो डिसऑर्डर हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, अब इस डिसऑर्डर को देखते हुए हमें पुराने मिडल एजेस में वापस जाना चाहिए जहां पर ऑर्डर होता था सोसाइटी में। ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव आइडियाज थे जिससे अगस्त कॉम्टे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। मगर अगस्त कॉम्टे ने ये नहीं कहा था कि हमें मिडल एजेस में वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटीज को सपोर्ट करते थे कि अब हम लोग आगे आ चुके हैं, अब हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्डोरसेट के आइडियाज से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, जो कहते थे कि सोशल इवोल्यूशन जो होता है वो प्रोग्रेस के साथ साथ होता है। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व होंगी यानी कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है। यानी कि उनके सोसाइटीज में नई नई चीज़ें आएंगी और वो एक 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 तरह से पॉजिटिविस्टिक स्टेज की तरफ बढ़ रही होती हैं सोसाइटीज की। हम आगे देखेंगे क्या होता है पॉजिटिविस्टिक स्टेज और इसका यहाँ पर प्रोग्रेस का क्या मतलब था। अब देखो 1870 में वो हेनरी सेंट साइमन के सेक्रेटरी भी बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने कई साल उनके साथ काम किया, मगर बाद में कुछ क्रेडिट को लेकर उनके डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। क्लाउडे हेनरी सेंट साइमन को हम उटोपियन सोशलिस्ट भी कहते हैं। ये याद रखना, बस इनके बारे में इतना ही पूछा जा सकता है, उटोपियन सोशलिस्ट। ठीक है। अब 1826 में उन्होंने पब्लिक लेक्चर की शुरुआत करी थी, क्योंकि उनको स्टेब्लिश पोजीशन नहीं मिल पाई थी किसी यूनिवर्सिटी में। और 3 लेक्चर के बाद भी उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था 1827 में, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 1838 के अराउंड उन्होंने सेरेब्रल हाइजीन को अपना लिया था। सेरेब्रल हाइजीन, सेरेब्रल क्या होता है, हमारे जो फोरहेड का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, जो हमें थिंकिंग में मदद करता है, उसको कहते हैं सेरेब्रल। हाइजीन मतलब साफ रहना। तो ये किस कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि अपने जो दिमाग को साफ सुथरा रखना चाहते थे। और वो कैसे किया उन्होंने दूसरे जो ऑथर्स थे उनके वर्क को पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है। दूसरे ऑथर्स को के वर्क को नहीं पढ़ते थे, वो कहते थे मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं सेरेब्रल हाइजीन फॉलो करता हूँ। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारे आइडियाज के बारे में नहीं पता चल पाया जो सोसाइटीज में चल रहे थे। ठीक है।
अब जो इन्होंने 1854 में बुक लिखी थी सिस्टम डी पॉलिटिक पॉजिटिव, उसमें उनका जो कैथोलिक बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमें। वो कैसे मिला हमें देखने को, क्योंकि उन्होंने इस बुक के अंदर एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी डेवलप करना चाहा और अपने आप को उस रिलीजन का हाई प्रीस्ट माना। और उसके बाद जितने भी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के जो बेसिस था वो सोशियोलॉजी था, और जितने भी सोशियोलॉजिस्ट होंगे उनको एक तरह से मोरल गाइड की तरह देखा सोसाइटी में। सोसाइटी में जितनी भी इमोरल चीज़ें होती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए अगर आप जाओगे तो सोशियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो ये जो था ना हाई प्रीस्ट वाले टर्म और ये जो मोरल गाइड माना था सोशियोलॉजिस्ट को, ये कहाँ से आया था इन्फ्लुएंस? तो उनका जो कैथोलिक बैकग्राउंड था वहां से। ठीक है। अब उनका कहना था कि जो रिलीजन या मेटाफिजिकल चीज़ें हमने देखते ना, नेचर का कंसेप्ट होता है वो मेटाफिजिक्स में आता है कि कुछ नेचुरल चीज़ है जो चीज़ हमसे ये करवा रही है एक्सेट्रा, नेचर हमसे ये करवा रही होती है, नेचर ने बारिश करी वो मेटाफिजिकल में आता है, रिलीजन में आता है गॉड ने बारिश करी वो रिलीजियस कंसेप्ट होता है। तो उन्होंने कहा था जो रिलीजन और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स है वो अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया में सोसाइटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी जो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सोशियोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। और सोशियोलॉजी हमें एक साइंटिफिक बेसिस देगी सोशल ऑर्डर का, और हमें मोरल गाइडेंस प्रोवाइड कराएगी और सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगी। तो तीन चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है। सोशल ऑर्डर में मदद करेगी, मोरल गाइडेंस देगी और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में मदद करेगी सोशियोलॉजी। अब उनके कुछ ब्रॉड आइडियाज देख लेते हैं हम, उसके बाद हम उनके स्पेसिफिक आइडियाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सोशियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था वो ऑगस्ट कॉम्टे ने ही किया था, मगर ओरिजिनली उन्होंने सोशल फिजिक्स का इस्तेमाल किया था, मगर उन्होंने देखा कि सोशल फिजिक्स जो है वो किसी और ऑथर ने इस्तेमाल कर लिया है ये वर्ड एक स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को अबंडन कर लिया और सोशियोलॉजी टर्म का यूज किया सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। अब देखो उन्होंने सोशल फिजिक्स का यूज किया था इनिशियली। अब देखो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो जो सोशियोलॉजी था उसको नेचुरल साइंसेस की तरह ही डेवलप करना चाहते थे, मॉडल्ड आफ्टर नेचुरल साइंसेस। तो वो सोशियोलॉजी को एक तरह से साइंस ऑफ सोसाइटी के बारे में देखते थे। जैसे कि नेचुरल साइंसेस में लॉज होते हैं ना, तो उनका कहना था कि सोशियोलॉजी में भी वैसे ही लॉज डेवलप किए जा सकते हैं, जिनको उन्होंने सोशल लॉज का नाम दिया। ठीक है। जिसका इस्तेमाल करके हम पास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं सोसाइटी के और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम इनके सोशल लॉज के बारे में आगे देखेंगे। अब देखो ये मैंने बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी में एनार्की और डिसऑर्डर आ गया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, इसलिए वो उस ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सोशियोलॉजी को पढ़ा और डेवलप किया। अब उनकी जो सोशियोलॉजी थी ना वो मेनली पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस्ड थी, जिसको पॉजिटिव फिलोसॉफी भी कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिविज्म के अंदर क्या होता है कि जब तुम सोसाइटी को स्टडी करोगे तो सोसाइटी के कुछ ना कुछ लॉज होंगे जिनको तुम फाइंड आउट कर सकते हो, और ऑब्जर्वेशन करना है, तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन करना है और कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ताकि तुम सोसाइटी के लॉज पता कर सको सोसाइटी में जो डिसऑर्डर फैला हुआ है उसके रीजन को जान सको। यानी कि पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि नेचुरल साइंस के तरीकों को सोशल साइंस में अपनाना मोटा मोटा करके। ठीक है। अब पॉजिटिविज्म को भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो उन्होंने पॉजिटिविज्म आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया था ताकि वो जो एनलाइटनमेंट के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स थे ना उसको काउंटर कर सके। देखो एनलाइटनमेंट के पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे। नेगेटिव इफेक्ट ये था कि सोसाइटी में एक डिसऑर्डर पैदा हो गया था कि लोगों की जो वैल्यूज थे और उनके जो एक्शन थे वो कोहेरेंट नहीं थे। ठीक है। कि लोगों को पता तो है क्या करना है मगर उनकी जो वैल्यूज थी वो डेवलप नहीं हुई थी अभी, इसलिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर और एनार्की पैदा हो गई थी। क्योंकि वो रिवॉल्यूशन था, ऑब्वियसली जब रिवॉल्यूशन होगा तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर तो आ ही जाएगा। अब उनका कहना था कि जो सोशल डिसऑर्डर पैदा हुआ है उसकी जो मेन रूट है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है। यानी कि अगर लोगों की जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू सिस्टम वेल एस्टेब्लिश हो जाए तो सोसाइटी में भी हमें सोशल डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। अब इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए उन्होंने लॉज ऑफ 3 स्टेजेस हमें बताए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब उनका कहना था कि पुराने जो आइडिया सिस्टम है ना, जो थियोलॉजिकल या मेटाफिजिकल स्टेजेस से आए हैं,
वो अभी हमारे प्रेजेंट जो साइंटिफिक एज चल रही है उसमें भी बरकरार हैं, जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में डिसऑर्डर या अपीवल देखने को मिलता है। यानी कि अभी भी लोग प्रेजेंट साइंटिफिक एज में होने में के बावजूद भी जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सहारा लेते हैं रिलीजन का या फिर नेचर का सहारा लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक लोग चीज़ों को अपने सराउंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए साइंस का सहारा नहीं लेंगे तो ये डिसऑर्डर चलता रहेगा सोसाइटी में। तो वैसे ये कहना चाहते थे कि जब पॉजिटिविज्म टोटल कंट्रोल गेन कर लेगा तो अपहीवल खत्म हो जाएगा, यानी कि हर चीज़ को तुम नेचुरल साइंस के तरीके से एक्सप्लेन करने लगोगी, नेचुरल साइंस के तरीकों को सोशल साइंस में लाओगे और सोशियोलॉजी में या फिर कह सकते हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन चाहोगे सोसाइटी में हो रही चीज़ों की। तो एक तरह से ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस था। ठीक है, और वो जो अगस्त कॉम्टे जो कह एक रिफॉर्मिस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं हम, और रिवॉल्यूशनरी की कैटेगरी में नहीं, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि सोसाइटी में डिसऑर्डर है और ऑर्डर होना चाहिए तो ऑब्वियसली वो रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो जो कोई रिवॉल्यूशन चाहता है तो वो ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखना चाहता, वो एक एब्रप्ट चेंज चाहता है जिसमें डिसऑर्डर पैदा होना ही है। ठीक है, तो एक वो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, ना कि रिवॉल्यूशनरी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जो अपनी सोशल एनालिसिस में जो अगस्त कॉम्टे ने फोकस किया था वो इंडिविजुअल्स पर फोकस किया था। ओह सॉरी, इंडिविजुअल पर फोकस नहीं किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था इंडिविजुअल पर फोकस। उनकी जो फोकस की एंटिटी थी वो फैमिली थी, बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। इसमें इसको भी हम आगे देखेंगे। और वो सोसाइटी को एक तरह से सिस्टम की तरह देखते थे जिसमें बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं ना वो आपस में एक तरह से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, जिसको जस्ट पार्सन ने और आगे आने वाले फंक्शनलिस्ट ने अडॉप्ट किया था यहाँ से, और उन्होंने सोसाइटी में कंसेंसस को स्ट्रेस दिया था कि और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो ऐसे एग्जिस्ट करता है उस पर उनका फोकस नहीं था, तो उनका फोकस कंसेंसस पर था। तो मेन चीज़ ये देखना कि उनका जो फोकस था ना वो सोसाइटी में ऑर्डर पर था, सोशल ऑर्डर पर था, और सोशल ऑर्डर में जो चीज़ें भी आती हैं, ठीक है, कंसेंसस हो या फिर रिफॉर्मिज्म हो या फिर पॉजिटिविज्म हो, सब में उनका फोकस था। अब वो कहना चाहते थे कि अगर आपको सोसाइटी को स्टडी करना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट थियोराइजिंग तो करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको एम्पेरिकल रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि फील्ड में उतरे और रिसर्च करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करें वहाँ फील्ड में जाकर, और कंपेरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस सोसाइटी, और पता लगाएं कि इसके साथ साथ कंपेरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस भी करें, मतलब सोसाइटीज़ को कंपेयर करें कि एक पार्टिकुलर सोसाइटी का हिस्ट्री से अब तक इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि पॉजिटिविज्म जो कॉम्टे का पॉजिटिविज्म था उसका मतलब क्या है। ठीक है, जोनाथन टर्नर ने कहा था कि कॉम्टेस के पॉजिटिविज्म में उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि एब्स्ट्रैक्ट लॉज पता लगाने की ज़रूरत है हमें, कि सोशल यूनिवर्स जो काम करता है ना वो एब्स्ट्रैक्ट लॉज के ऊपर काम करता है। जैसे कि साइंस में नेचुरल लॉज होते हैं तो ऐसे ही सोसाइटी में सोशल लॉज भी होते हैं। ठीक है, और वो जो लॉज होते हैं ना उनका हम टेस्ट भी कर सकते हो, डाटा पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे और उन लॉज को टेस्ट करोगे और वेरीफाई कर लोगे, जैसे कि नेचुरल साइंसेस में होता है कि आप जो इतने भी लॉज बनाते हो उनको टेस्ट करते हो और वेरीफाई कर लेते हो उन लॉज को, फिर वो लॉज एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ये लॉज क्या चीज़ बताते हैं हमें, किसी भी सोशल यूनिवर्स यानी कि सोसाइटी की बेसिक प्रॉपर्टीज हमें बता रहे होते हैं, और उन बेसिक प्रॉपर्टीज के बीच के क्या रिलेशन है वो हमें बता रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और सोसाइटी के वेरियस कंपोनेंट के बीच में इंटर रिलेशंस के बारे में बता रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लॉज। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लॉज अगस्त कॉम्टे ने हमें दिए थे। सबसे पहला था द लॉज ऑफ 3 स्टेजेस, कि उनका कहना था कि चाहे वो पूरी दुनिया हो या फिर सोशल ग्रुप्स हो या साइंस हो या फिर लोगों की इंटेलेक्चुअल माइंड हो, हर चीज़ जो है वो 3 स्टेजेस से पास करती है। ठीक है, तो उन्होंने उसको 3 इंटेलेक्चुअल स्टेजेस का नाम दिया था। पहला आता है थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरा पॉजिटिव स्टेज। अब पहले स्टेज जो थियोलॉजिकल स्टेज है वो अराउंड 1300 से पहले की है, 1300 ACE से पहले की स्टेज है। यहाँ पर क्या होता था, इस स्टेज में लोग सुपर नेचुरल पावर या फिर गॉड में बिलीव कर देते और उसके थ्रू ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। कि बारिश हो रही है तो गॉड करवा रहा है, ठीक है, या फिर हमने खेत से जो अनाज उगाया वो गॉड की मर्जी से है या मर्सी से है। ठीक है, ये सब चीज़ तो हर चीज़ सोसाइटी में हो रही है, या कहीं भी रिवॉल्ट हो रहा है या फिर कोई फाइट हो रही है, दो
किंगडम्स के बीच में, तो वो गॉड की मर्जी से हो रही है या तुमने गॉड को नाराज कर दिया है उसकी वजह से हो रही है। तो हर चीज को वो गॉड के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते थे। दूसरा आता है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज 1300 से 1800 के बीच में थी। यहाँ पर क्या होता है, लोग गॉड की बजाय नेचर या फिर एसेंस या आइडियाज की फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जैसे कि अब क्या है, बारिश जो है वो गॉड नहीं करवा रहा है, बारिश नेचर में होती है, ठीक है। या फिर नेचर ये कह रहा है तुमसे कि ये चीज करो, या फिर ये कि रूल ऑफ नेचर है कि जो लोग हैं वो आपस में कंपटीशन में आएंगे। तो हर चीज को एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन करने लगे थे, ठीक है। अब पॉजिटिविस्टिक स्टेज जो 1800 के बाद आती है, उसमें क्या होता है, हर चीज को हम साइंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, लॉज का सर्च, जितने भी गवर्निंग लॉज हैं उस चीज के उसको सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उन लॉज को वेरीफाई करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिजिकल वर्ल्ड को जानेंगे कि बारिश कैसे होती है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो सन की हीट की वजह से इवापोरेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड मूवमेंट होता है, फिर कंडेंसेशन के थ्रू बारिश हो जाती है। अब हर एक जो स्टेज होती है वो पुरानी स्टेज से के मतलब से ही बनकर निकलती है। तो नई स्टेज तभी आएगी जब पुरानी स्टेज एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि थियोलॉजिकल स्टेज के बाद सीधे पॉजिटिविस्टिक स्टेज आ जाएगी, पहले थियोलॉजिकल स्टेज आएगी, फिर मेटाफिजिकल स्टेज आएगी, उसके बाद पॉजिटिविस्टिक स्टेज आएगी, ठीक है। अब देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना है इन स्टेजेस का। जो थियोलॉजिकल स्टेज थी वहां पर जो डोमिनेंट अथॉरिटी होती थी वो प्रीस्ट या मिलिट्री मैन के पास होती थी, और जो सोशल यूनिट की जो की कंपोनेंट था वो इंडिविजुअल नहीं था, वो फैमिली था। लोग एज अ फैमिली को एज अ सोशल यूनिट का एक कंपोनेंट देखते थे, बेसिक कंपोनेंट या फिर बेसिक यूनिट जो थी वो फैमिली थी, इंडिविजुअल पे कोई फोकस नहीं किया जाता था। मेटाफिजिकल में डोमिनेंट अथॉरिटी चर्चमैन और लॉयर्स हो गए थे और की सोशल यूनिट हो गई थी स्टेट। अब पॉजिटिविस्टिक स्टेज में क्या होगा, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और साइंटिफिक मॉरल गाइड्स होंगे डोमिनेंट अथॉरिटी में, और पूरी ह्यूमन रेस जो है वो सोशल यूनिट में एनालाइज की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस। तो हायरार्की ऑफ साइंसेस में यही कहा गया है कि जैसे हर चीज वो जो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक स्टेज, इनसे पास करती है, वैसे जितनी भी साइंस है ना वो भी इन 3 स्टेजेस से पास करती हैं, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। जैसे मैथ्स पहले पास कर गया, उसके बाद केमिस्ट्री आई, केमिस्ट्री लेट हो गई थोड़ा उन तीनों स्टेजों को पास करने में। फाइनली ये सारे साइंसेस जो हैं वो पहुंच जाएंगे पॉजिटिविस्टिक स्टेज पर, ठीक है। तो उस तरह से अगस्ते कॉम्टे ने जितने भी साइंसेस थी उनको एक हायरार्की में लगा दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और मॉरल्स। अब ये हायरार्की का मतलब है कि मैथमेटिक्स जो है वो पॉजिटिविस्टिक स्टेज को सबसे पहले पहुंच गई थी। अब जब मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बेस पर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, फिर केमिस्ट्री पॉजिटिविस्टिक स्टेज पर पहुंची, फिर केमिस्ट्री के बेस पर एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक, फिर फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का, सोशियोलॉजी का। यानी कि हर एक आने वाली साइंस जो है ना वो अपने पीछे वाली साइंस पे डिपेंड करती है, और ये सारी साइंसेस आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होती हैं, ठीक है, उनका ये कहना था। तो हायरार्की किसके बेसिस पर बनी, हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ इमर्जेंस, जो सबसे पहले इमर्ज हुई वो सबसे पहले आएगी हायरार्की में, उसके बाद यानी कि सबसे नीचे मैथ्स है, उसके ऊपर सबसे मोरल्स या फिर सोशियोलॉजी को कह सकते हैं हम, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ इमर्जेंस है, सबसे पहले मैथ्स इमर्ज हुई थी तो सबसे नीचे उसको रखा गया। डिपेंडेंस ऑन वन अनदर, यानी कि आगे आने वाली साइंस जो है वो पीछे आने वाली साइंस में डिपेंड करती थी, जैसे केमिस्ट्री जो है वो मैथमेटिक्स पर डिपेंड रहेगी, ठीक है। डिक्रीजिंग जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे आप इस हायरार्की में आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे क्या है कि जो साइंसें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी और ज़्यादा स्पेसिफिक होती चली जाएंगी, जो उनके अंदर जनरलिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है कि मॉरल्स है, उसके नीचे क्या है, सोशियोलॉजी। तो मेन बात यहाँ सोशियोलॉजी की करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सोशियोलॉजी जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वहाँ क्या पढ़ रहे होते हैं, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लोगों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग है। अब जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाओगे वैसे वैसे फैक्ट्स की मॉडिफाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब फैक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हो अपनी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी कि जनरलिटी नहीं है तभी तो आप फैक्ट्स को मॉडिफाई कर पा रहे हो। कि कोई भी आपके पास फैक्ट मिला वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, कि आप एक सोसाइटी में जो आपको एक सोशल फैक्ट मिला है वो दूसरे सोसाइटी में लगाने के लिए उसका सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट या हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए,
तो आप फैक्ट को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। अब मॉरल जो था ये, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, एक साइकोलॉजी और एथिक्स का मिक्सचर होगा। तो वैसे भी जो अगस्त कॉम्टे था उनका पूरा फोकस मॉरल्स पे था ना, कि इन सोसाइटी में जो इमोरल चीज़ें हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए और मोरालिटी रीस्टोर कर दी जाए सोसाइटी में। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सोशियोलॉजी को उन्होंने क्राउनिंग एडिफिस कहा था और मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस कहा था, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आ रही होती है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और सबसे लीस्ट जनरल होती है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिक और डायनेमिक सोशियोलॉजी के बारे में। उसने कहा था स्टैटिक सोशल स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, या फिर स्टैटिक सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस को, यानी कि जो सोशल ऑर्डर है या सोशल हार्मनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें एज इट इज़ प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है सोशल डायनेमिक्स। सोशल डायनेमिक्स में होता है थ्योरी ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम सोशल प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है सोसाइटी का, उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो लॉज ऑफ सक्सेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी उससे कैसे पास हो रही हैं सोसाइटीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हम यहाँ पर सोशल डायनेमिक्स में सोशल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सोशल स्टैटिक्स में हम तुम सोशल ऑर्डर पढ़ोगे और सोशल डायनेमिक्स में सोशल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कोई भी सोसाइटी में जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही होती है, जैसे हम 3 स्टेजेस पढ़े थे ना वहां पर, तो सोसाइटी कुछ में एक तो पहले वो ऑर्गेनिक पीरियड में रहती है, वहां पर एक सोशल स्टेबिलिटी होती है, सोशल इक्विलिब्रियम होता है, हार्मनी होती है सोसाइटी में। फिर रिवॉल्यूशन आता है या फिर सोशल चेंज आता है तो सोसाइटी क्रिटिकल पीरियड में एंटर कर जाती है। क्रिटिकल पीरियड में आपको डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल हार्मनी नहीं होगी लोगों में, यानी कि लोगों की सोशल वैल्यूज एस्टैब्लिश नहीं हुई होंगी। जैसे कि मान लो कि पॉजिटिविस्टिक स्टेज में भी वो रिलीजन का सहारा लेकर नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो इसको उन्होंने इंटेलेक्चुअल हार्मनी डिसहार्मनी का नाम दिया था अगस्त्य कॉम्टे ने। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो फ्रेंच सोसाइटी है ना वो क्रिटिकल पीरियड से गुजर रही है। फ्रेंच सोसाइटी उस वक्त की फ्रेंच सोसाइटी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उनका कहना था कि इवेंचुअली एक सोशल ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। अभी एक सोसाइटी जो क्रिटिकल पीरियड से गुजर रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो फाइनली ऑर्गेनिक पीरियड में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे की सिर्फ यही इतने ही था इनके बारे में। तो इनकी कुछ बुक्स हैं वो आप देख लीजिए। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी पहली बुक है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी दूसरी बुक है, कैटेशिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन तीसरी बुक, जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, अपील टू कंजर्वेटिव, सब्जेक्टिव सिंथेसिस। ठीक है, ये सारी इनकी बुक्स थी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।